कहीं ऐसा तो नहीं आप आने वाले कल में कोई इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो जिससे आप और बड़ा कद पाना चाहते हो? ये तो आपने मतलब मेरे मुंह का सवाल जैसे छीन लिया बिल्कुल। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए आपके पास पावर का होना जरूरी है, और आजकल जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें किसी भी प्रकार की पावर को प्राप्त करने के लिए आपको राजनीतिक सपोर्ट की नितांत आवश्यकता है। बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो बहुत सारी संस्थाओं में बड़े सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बड़ा है कि चलिए मैं उनसे सीधा पूछ ही लेता हूँ वो आखिर करते क्या है। नमस्कार प्रदीप तिवारी जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। प्रदीप भाई, जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया कि आप बहुत सारा काम करते रहते हैं, बहुत साइलेंट तरीके से चलते रहते हैं। बताएं अपने बारे में खुल के आज हमारे दर्शकों को। देखिए खरे साहब, मेरा मानना ये है कि अगर ईश्वर ने मानव योनि में जन्म दिया है तो प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए और ऐसा करके दिखाना चाहिए। अपनी क्षमताओं का हर 6 महीने में या हर साल पुनर्आकलन व्यक्ति को करते रहना चाहिए कि अब मैं किस लायक हूँ, अब मैं क्या और करते रहना चाहिए, रिव्यू करते रहना चाहिए, अब मैं क्या और कर सकता हूँ। जी, तो आपको जान के प्रसन्नता होगी कि मेरी जो बेसिक एजुकेशन थी वो झांसी में ही, उसके बाद हायर एजुकेशन की मैं ग्वालियर गया और ग्वालियर से होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा करने के बाद तमाम 5 स्टार 3 स्टार होटल्स में मैं रहा बाहर झांसी के। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि को अपना कार्यस्थल बनाया जाए, और मैंने झांसी के तमाम होटल्स में एज ए जनरल मैनेजर जॉब किया। जॉब करने के दौरान किन होटलों में आपने काम किया? जो झांसी के बड़े होटल्स का अगर नाम लें तो होटल एम्ब्रोशिया, होटल यात्रिक, होटल एम्बियंस, होटल मार्वलस, ये उस टाइम के जब मैंने जॉब किया था तो ये बड़े होटल्स हुआ करते थे। और होटल्स में जॉब करते करते जब मैंने देखा कि बुंदेलखंड में स्पेशली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का पार्ट है, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर्यटन की अपार संभावना है जी। आपको ध्यान होगा जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही स्टेट हुआ करते थे तो उत्तर प्रदेश का एक उत्तराखंड का जो पार्ट है पहाड़ का, वो एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था। जब उत्तरांचल अलग हो गया तो उसके बाद मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि एकमात्र बुंदेलखंड ही एकमात्र ऐसा स्थान है कि जिसको उत्तराखंड के विकल्प के रूप में चुना जा सकता है, और इसको अगर थोड़ा सा विकसित किया जाए तो निश्चित रूप से देशी विदेशी पर्यटकों के यहाँ आकर्षित किया जा सकता है। प्रदीप भाई, टूरिज्म संस्कृति से तो आप जुड़े ही रहे, इसके अलावा इन दिनों आप किन किन संस्थाओं में सक्रिय हैं? देखिए, जब मैं होटल इंडस्ट्री में जॉब करता था तो तमाम तरह की संस्थाओं की सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स हुआ करती थी, तो मेरे मन में आया ऐसा कुछ किया जाए। तो सबसे पहले मेरे मन में आया तो मैंने ब्राह्मणों को एकजुट करने के मंशा से एक संस्था का गठन किया, भारतीय ब्राह्मण महासभा। उसका मैंने रजिस्ट्रेशन कराया और ब्राह्मणों को एकत्रित करना स्टार्ट किया, और उसमें मुझे काफ़ी बड़ी सफलता भी मिली। तमाम तरह के बड़े लोगों से मेरे संबंधी बने और उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ भी मिलता है। उसके बाद फिर कई आप जैसे मेरे से आप खरे हैं या आपके नवीन जी हैं, तो कई मेरे दोस्तों ने कहा यार तिवारी जी हमको भी आपकी संस्था से जोड़ना है, तो एक मजबूरी थी, उसका नाम ऐसा था भारतीय ब्राह्मण महासभा। उसके बाद फिर मैंने करीब 4 साल पहले एक दूसरी संस्था उन दोस्तों को जोड़ने के लिए एक और संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया, उसका नाम था जीवन धारा फाउंडेशन। और उसमें जीवन धारा फाउंडेशन में हम लोगों ने तमाम तरह की समाज सेवा के कार्य किए हैं। और आपको जान के प्रसन्नता तब होगी जब कोरोना काल में झांसी में अपनी संस्था जीवन धारा फाउंडेशन एकमात्र संस्था ऐसी थी जिसको अधिकारियों ने और यहाँ तक कि झांसी से लेकर लखनऊ, दिल्ली तक सभी लोगों ने अपने कार्य को सराहा। कोरोना काल में आप ये समझ लीजिए कि झांसी में रेलवे स्टेशन पे जो सफाई कर्मी कार्यरत हैं, जो प्राइवेट ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा संकट जो है कोरोना काल में जीवन यापन का था। तो मेरी डीआरएम साहब से बात हुई, तो डीआरएम साहब की उपस्थिति पर डीसीएम, सीनियर डीसीएम, स्टेशन मैनेजर, स्टेशन डायरेक्टर वगैरह सब लोग थे। तो झांसी में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मैंने करीब 120 सफाई कर्मियों को आटा, दाल, चावल की किट वितरित की, और वो हमारा पहला काम था कोरोना में। ये अप्रैल की बात है, लास्ट ईयर अप्रैल 2020 की। उसके बाद फिर ये कारवां चल पड़ा और
किसी ने कहा जैसे आप जैसे जो अच्छे लोग थे, किसी ने कहा हमें आटा देना है, किसी ने कहा हमें दाल देना है, किसी ने कहा हमें चावल देना है। सहयोग मिला, संयुक्त रूप से सबका सहयोग मिला। और उसके बाद तो फिर ये कारवां चढ़ पड़ा जीआरपी ग्राउंड में, आरपीएफ थाना कंपाउंड में, उसके बाद फिर ध्यानचंद स्टेडियम में, पर्यटन कार्यालय में, सिद्धेश्वर मंदिर पर, और सबसे लास्ट में 2 जगह से जहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की झांसी में, गुरु नानक खालसा इंटर कॉलेज जो उस समय हाई स्कूल हुआ करता था, वहीं से मैंने हाई स्कूल की तक एजुकेशन ली थी। तो उस ग्राउंड में भी आपने ध्यान दिया होगा, वहाँ खालसा के पास में तमाम झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, और उनको उन तक कोई नहीं गया था। उनको वास्तविक आवश्यकता थी, उनको सबको खालसा ग्राउंड में बुला के सबको आटा दाल चावल की किट वितरित की। उसके बाद फिर जीआईसी ग्राउंड में, जो कि झांसी का एकमात्र, कुल मिला के ये कोरोना काल में आप जो है मुख्यतः लोगों के दुख दर्द में शामिल रही। जी, मेरा प्रयास रहा, जो है छोटी छोटी मदद लोगों की करते रहे। कभी सैनिटाइजर वितरित कर दिया, कभी मास्क वितरित कर दिए, कभी खाने का सामान वितरित कर दिया। और कोरोना काल में सबसे ज्यादा मुझे खुशी तब मिली जब रक्षाबंधन वाले दिन मैंने करीब 150 परिवार की महिलाओं को एक साड़ी और एक मिठाई का डिब्बा बिल्कुल निःशुल्क वितरित किया। और दीपावली पर भी हम लोगों ने मिठाई, फुलझड़ी, फटाके और साड़ियाँ वगैरह वितरित की। तो ये खुद की खुशी के लिए किया है, इसमें हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया। प्रदीप भाई, इसके अलावा भी आप बहुत सारी संस्थाओं, जैसा कि मुझे पता है, जुड़े हुए हैं, रेलवे से भी जुड़े हुए, टूरिज्म से भी जुड़े हुए हैं, उनका आप उल्लेख कीजिए। जी, देखिए क्या है कि झांसी में मैं रेल मंत्रालय के द्वारा जो मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो उसमें लगातार मैं दूसरी बार सदस्य हूँ। और उस सदस्य के लिहाज से मैंने तमाम तरह के ऐसे काम करने के प्रयास किए, जिसमें मुख्य काम तो ये है कि झांसी एक ऐसा स्थान है। सबसे पहले तो आप अगर भारत का मानचित्र उठा के देखें तो आपको झांसी एकदम मध्य में हृदय स्थल में है, हृदय स्थली है झांसी। और झांसी से पूरे देश के सारे बड़े शहरों के लिए, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, गोरखपुर, सब जगह के लिए ट्रेन मिलती है। तो झांसी आतंकी गतिविधियों का भी केंद्र बिंदु माना जाएगा, ऐसा सोचा मैंने। तो मैंने झांसी में मीटिंग के दौरान निवेदन किया कि झांसी में मेटल डिटेक्टर की नितांत आवश्यकता है। तो मेरे निवेदन पर भी यहाँ झांसी में मेटल डिटेक्टर की स्थापना की गई। उससे काफ़ी सुरक्षा रही आने जाने वालों की। और तत्कालीन जो सांसद महोदया थी यहाँ की, उमा भारती जी, उनसे मैंने निवेदन किया कि खजुराहो, लखनऊ, भोपाल, दिल्ली आने जाने वाले जो शॉर्ट डिस्टेंस के यात्री हैं, इनके साथ कई बार कम लगेज होता है, कई बार ज़्यादा लगेज होता है, तो उनको एस्केलेटर लगाए जाएं, ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रॉनिक एस्केलेटर होते हैं। उन्होंने मेरे निवेदन को माना और ऑटोमेटिक एस्केलेटर लगाए जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगे हुए हैं। और ये बड़ी उपलब्धि है, मतलब झांसी वासियों के लिए, मेरा ऐसा मानना है। और क्या किया, और आपके कुछ और भी काम है जो आपने उल्लेख करना चाहेंगे? जी, देखिए आपको भी मालूम होगा, और झांसी के हर व्यक्ति को, ग्वालियर के हर व्यक्ति को इस बात का एहसास रहा, झांसी ग्वालियर जो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण प्रारंभ हुआ करीब 10 साल पहले, तो वो किन्हीं कारणवश लंबित होता गया और उसका निर्माण समय से नहीं हो पाया। तो झांसी के पास में करीब 30 किलोमीटर दतिया है। यहाँ पर पूरा विश्व प्रसिद्ध माँ पीताम्बरा का मंदिर है। तमाम तरह के अधिकारी, नेता, बड़े उद्योगपति, सब लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ से दतिया जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था और ग्वालियर में तो काफ़ी समय लगता था। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने जो देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं माननीय श्री नितिन गडकरी जी, व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे उनके आवास नागपुर पर जाके मिला और उनसे मैंने निवेदन किया। तो मैंने कि सर जो है झांसी के आसपास जितना भी बुंदेलखंड का एरिया है, चाहे वो टीकमगढ़ हो, चाहे वो उरई हो, चाहे ललितपुर हो, चाहे जालौन हो, इवन कानपुर, लखनऊ से भी लोग दर्शन करने आते हैं। तो मैंने कहा कि सर आप इसको ग्वालियर तक जब होगा इसको एटलीस्ट दतिया तक तो कंप्लीट करा दीजिए। तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि मात्र 1 वर्ष के अंदर झांसी से लेकर ग्वालियर तक का पूरा 4 लेन तैयार हो गया। इस बात का प्रमाण ये है कि दतिया में जो टोल बैरियर लगा दिया गया है, इस बात का प्रमाण है कि टोल तभी वसूलती है गवर्नमेंट जब 100 किलोमीटर का एक पूरा डेस्टिनेशन तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद फिर आपको भी ज्ञात होगा कि अभी लास्ट ईयर नवंबर 2019 में जो सातार का पुल है, जहां ओरछा जाते में मिलता है, ओरछा जाते में जो मिलता है, सातार के नाम से इसलिए प्रसिद्ध है कि
जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे श्री चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने वहाँ अपने जीवन का एक बड़ा समय वहाँ गुजारा था, इसलिए वो सातार नाम से प्रसिद्ध है। और सातार जो काफी सकरा और एक सिंगल पुल था, तो वहाँ एक कार गिर गई थी, तो मेरा मन बड़ा द्रवित हुआ। एक 6 माह का बच्चा था, यद्यपि प्रभु की कृपा से सारे लोग बच गए वहाँ, लेकिन मैंने उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी और तत्कालीन जो सज्जन सिंह वर्मा जी लोक निर्माण मंत्री थे और पर्यटन मंत्री थी विजयलक्ष्मी साधो जी, उनसे मैंने जो है लगातार पत्राचार किया और संवाद किया, टेलीफोनिक डिस्कशन हुआ। तो आपको जान के प्रसन्नता होगी कि पैरेलल एक पुल और निर्मित करा दिया गया है, तो एक पुल आने के लिए और एक जाने के लिए। उसके बाद फिर जैसे अपन ओरछा निकलते हैं तो बेतवा नदी का पुल उसे रिप्टा कहते हैं एग्जैक्टली, और वो रिप्टा है भी क्योंकि लोग रिपट जाते हैं अगर अपनी भाषा में बात करें तो। और उसके बाद एक जामनी नदी का पुल है वो आगे, तो काफी जो है सिंगल है। ओरछा से पृथ्वीपुर जाते समय, जी, ओरछा से पृथ्वीपुर जाते समय, टीकमगढ़ जाते समय, ये दोनों पुल मिलते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यही रास्ता झांसी से विदेशियों को लेके खजुराहो जाता है, और इसी रास्ते से बड़े बड़े नेता, सांसद, मंत्री, विधायक सभी लोग उसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। और मतलब मैं स्वयं भी बड़ा अचंभित हूँ कि अभी तक उसका निर्माण क्यों नहीं हुआ। तो मैं इस मुद्दे को लेकर जो मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री मेरी बड़ी बहन तुल्य माननीय श्री उषा ठाकुर जी, मैं उनके पास भोपाल उनके कार्यालय में गया, उनसे मैंने निवेदन किया। तो वो खुद भी मतलब इस बात पर बड़ी चौंक पड़ी कि इतना समय हो गया। और मैंने भी कहा कि मैंने कहा मैडम, इसको आज़ादी के 7 दशक हो चुके हैं आज़ादी मिले हुए देश को, और अभी तक इस पुल को बनाया नहीं गया। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि दोनों पुल के लिए क्रमशः बेतवा नदी के पुल के लिए 40 करोड़ रुपए और जामनी नदी के पुल के लिए 80 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं। ये पंचायत के चुनाव है मध्य प्रदेश में, इसके बाद में पूरी प्रक्रिया होने के बाद उसका निर्माण का प्रारंभ कराया जाए। इसके इतने बड़े बड़े काम आपने कराने के संकल्प लिए, कराए भी हैं, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है आपके अंदर? देखिए, मैं इसका सीधा श्रेय सर्वप्रथम तो भगवान को दूंगा, उसके बाद अपने आप जैसे जो मित्र हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, इनके साथ बैठते हैं, वार्ता होती है, डिस्कशन होता है कि यार कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ किसी की नज़र नहीं जाती वहाँ हमारी नज़र जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। प्रदीप भाई, इसके अलावा आपका अपना कोई और भी ऐसा कोई संस्था है जो अभी आप बताने में भूल कर रहे हो? देखिए, मैं बताऊं, अभी रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष बुंदेलखंड पर फोकस है और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का, तो उन्होंने झांसी और आसपास में जो किसान है उनको, जो अभी आपने देखा कि किसानों का आंदोलन चला, वो निराधार था, मेरा ऐसा मानना है। किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत नहीं मिल पाती, और उस फसल में जैसे झांसी में तमाम तरह की पैदावार होती है, आपको भी पता होगा क्योंकि आप भी झांसी के रहने वाले हैं। मटर, टमाटर, अदरक, लहसुन और तमाम इस तरह के जो उत्पाद हैं उनकी बहुतायत में यहाँ पैदावार होती है, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग ना होने की वजह से, उनका प्रॉपर प्लेटफॉर्म उपलब्ध ना होने की वजह से उनको उसकी उचित कीमत नहीं मिल पाती और उसका उचित उपयोग नहीं हो पाता। तो उसी क्रम में शासन ने अभी झांसी में जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति का मुझे सदस्य मनोनीत किया है, और अब उसी दिशा में मेरा प्रयास है कि एटलीस्ट जो कोरोना के बाद में, कोरोना काल में जो आय के स्रोत लोगों के खत्म हो गए हैं, तो मुख्य रूप से किसानों के लिए, किसानों को उनकी मेहनत का, उनके परिश्रम का, उनके उत्पादों का सही इस्तेमाल हो पाए, उनका प्रसंस्करण, जिसको खाद्य प्रसंस्करण बोलते हैं, वो सही हो पाए और उससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर पाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। प्रदीप भाई, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि झांसी में और झांसी के आसपास टूरिज्म के बहुत रोचक अवसर हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से आमतौर पे लोग ओरछा या खजुराहो चले जाते हैं। टूरिज्म चूँकि आपका लुभावना विषय रहा है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जा रहा है, ताकि जैसे चंदेरी है, देवगढ़ है, बहुत सारे छोटे छोटे और बहुत ही लुभावने पर्यटन स्थल है, मैंने भी उनके दर्शन किए हैं। क्या कहना चाहेंगे, इन तक लोग कब पहुंच पाएंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति से निवेदन करना चाहूँगा कि स्वयं भी प्रयास करना होगा। जैसे आप भी देखिए कि झांसी
अपने रिलेटिव्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, झांसी आते हैं, तो हम स्वयं ही उन्हें सजेस्ट करते हैं कि घूमने के लिए ओरछा चलिए, दतिया चलिए, खजुराहो चलिए। जबकि हमारे झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई का किला है विश्व प्रसिद्ध है। आप कहीं भी रानी लक्ष्मीबाई का नाम ले दें तो लोग पूछते हैं अच्छा वो जिनका किला है, जिनका रानी महल है, हम खुद भी सजेस्ट नहीं करते। उसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर, शासनिक स्तर पर निश्चित रूप से मैं बिल्कुल ओपन रूप से बोलना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को जो पर्यटन विभाग है इनको प्रयास करना होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देखिए, दुबई में एक इलाका हुआ करता था, रेतीला इलाका। वहाँ पर एक टू व्हीलर भी चलाना संभव नहीं हुआ करता था। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उस इलाके को नाम दिया डेजर्ट सफारी। और आप देखिए कि उस वहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ जो है उस क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई कि आज पूरे विश्व से उस रेतीले इलाके जहाँ कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो वहाँ इस तरह की गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई और पूरे विश्व से लोग जाते हैं। डेस्टिनेशन सब बना दिया, उसको एक पिकनिक डेस्टिनेशन बना दिया, हॉलीडे डेस्टिनेशन बना दिया। लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, और जबकि कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस रेतीले इलाके को अगर गवर्नमेंट वहाँ की कॉन्सेंट्रेट करके इतना बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप कर सकती है, तो निश्चित रूप से झांसी और आपका आसपास देवगढ़, बरुआ सागर, चंदेरी, और अगर आप मध्य प्रदेश में और जाएं तो टीकमगढ़, कालिंजर, सतना, पन्ना, ये ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, अजयगढ़ खरे साहब, कि जो है निश्चित रूप से एक बड़ा व्यापार मिल सकता है, राजस्व प्राप्त हो सकता है। टूरिज्म से जुड़े हुए हर व्यक्ति को, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो टूर ऑपरेटर हो, चाहे वो होटलियर हो, चाहे वो टैक्सी ऑपरेटर हो, इवन चाहे वो कुली ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ टूरिज्म की बात चल रही है तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि प्रदीप तिवारी जी ने खुद कहाँ टूरिज्म में घूमा? देखिए, ये तो बड़ा रोचक सवाल किया आपने। ये चूंकि मेरी रुचि का विषय भी है तो मैं बड़ा ईश्वरवादी हूँ। तो अगर आप धार्मिक स्थलों की बात करें तो जहाँ भगवान राम जो कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, उन्होंने अपने जीवन के 11 वर्ष चित्रकूट में बिताए। चित्रकूट में गया था, चित्रकूट अपने पूरे परिवार के साथ गया था, और वहाँ मुझे एक समाज सेवी जी के रूप में वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी थे, स्थानीय जो धार्मिक गुरु वगैरह थे, उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उसके अलावा चाहे वो आप जगन्नाथपुरी का क्षेत्र ले लें जो कि उड़ीसा में है, चाहे वैष्णो देवी, चाहे तिरुपति बालाजी, चाहे शिरडी के साईं बाबा, और अगर आसपास की बात करें तो आसपास का तो कोई क्षेत्र नहीं है जहां मैं धार्मिक दृष्टिकोण से या एक पर्यटक की हैसियत से या एक यायावर की हैसियत से वहां पर मैंने विजिट ना किया हो। क्योंकि जब मेरे मन में आया कि पर्यटन जो बड़ा विषय है, मेरे मन में आया कि पर्यटन पर एक पुस्तक लिखनी चाहिए। तो आपको जान के प्रसन्नता होगी कि जो बुंदेलखंड में पर्यटन नाम से मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगी। तो उस किताब को सारगर्भित तरीके से पूरा करने के लिए बुंदेलखंड के जो सारे एटलीस्ट जो 5 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, उसमें झांसी, जालौन के पास में कालपी है जो कि वेद व्यास जी की जन्मस्थली है और कर्मस्थली भी है, और आपका बांदा जो कि चित्रकूट के पास में है, जो कि रामचरितमानस के रचयिता हैं श्री तुलसीदास जी, उनकी जन्मस्थली है बांदा के पास में राजापुर। तो मैं उन सब जगह पर जा के मैंने देखा कि कैसे उस पुस्तक में उन पहलुओं को लेकर आऊं कि जो अभी तक आम जनता से, आम लोगों से जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं उनसे अनभिज्ञ हैं। और मध्य प्रदेश में चाहे आप खजुराहो ले लें, चाहे आप पन्ना ले लें, चाहे आपका सतना ले लें, सतना में मैहर माता का मंदिर है, चाहे आप ओरछा ले लें, इन सभी जगहों को माध्यम बना के आप उत्तर प्रदेश के स्थलों को भी ऐड करके एक 3 days 4 nights या पैकेज टूर बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से अगर कोई बड़ा ग्रुप या बड़ी कंपनी यहाँ आती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज करना चाहूँगा कि
बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और बाहर के लोगों को उस पैकेज के माध्यम से न्यूनतम दर में होटल, न्यूनतम दर में भोजन और न्यूनतम दर में यहाँ लोकल जो टैक्सीज हैं वो उपलब्ध होंगी। ऐसा मेरा मानना है कि निश्चित रूप से सबको प्रयास करना चाहिए, प्रदेश सरकार को भी और भारत सरकार को। प्रदीप तिवारी इतने व्यस्ततम स्थिति में रहते, इतनी सारी संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो टांग फंसाए पड़े हैं लोगों, तो क्यों लगता है आपको ऐसा कि इतनी संस्थाओं को एक साथ आप मैनेज कर रहे हैं, तो उनके साथ न्याय हो पाएगा? देखिए, मैं बताऊं, मैंने पहले भी कहा कि मैं काफ़ी ईश्वरवादी हूं और ईश्वर पे आज भी विश्वास करता हूं। मेरा मानना है कि आप अपना कर्म करते रहिए और आपके अगर कामों में सार्थकता होगी और उनके पीछे आपका सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का सपोर्ट आपको मिलेगा, हर व्यक्ति आपका साथ देगा और इसके भले ही अभी तुरंत में परिणाम ना मिले, लेकिन आने वाला समय जब कभी अगर मेरे मन में भी है और आपके मन में भी है, बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मन में है, कभी अगर बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो निश्चित रूप से हर बात का हर व्यक्ति को, मुझे, संस्था से जुड़े हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रदीप जी, जहां आप इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए, इतने सक्रिय हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप आने वाले कल में कोई इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो जिससे आप और बड़ा कद पाना चाहते हो? ये तो आपने मतलब मेरे मुंह का सवाल जैसे छीन लिया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए आपके पास पावर का होना जरूरी है और आजकल जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें किसी भी प्रकार की पावर को प्राप्त करने के लिए आपको राजनीतिक सपोर्ट की नितांत आवश्यकता है। और अगर आप देखें कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी, अगर आप देखें तो दूसरे दलों की तुलना में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि वो पावर में आए और आगे आने वाले टाइम में राजनीति से जुड़े। लेकिन मैं इस विषय में केवल आपसे इतना कहूँगा कि ईश्वर ने अगर राजनीतिक क्षेत्र में मेरी की कोई भूमिका निश्चित कर रखी होगी तो मैं बिल्कुल उत्साहित रूप से, सकारात्मक दृष्टिकोण से उस क्षेत्र में आऊँगा और निश्चित रूप से अगर ईश्वर ने मुझे इस तरह का कोई अवसर दिया तो आप देखिएगा खरे साहब कि आज जो विधायक अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने के बाद 5 साल तक दोबारा लौट के नहीं देखते, जो सांसद अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने के बाद दोबारा लौट के नहीं देखते, मैं अगर कभी ऐसा मौका लगा तो मैं उस क्षेत्र को एक आइडियल क्षेत्र बनाऊंगा जो कि पूरे भारत देश में जाना जाएगा कि ये फला व्यक्ति की जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है। निश्चित रूप से एक आइडियल जो है वो क्षेत्र होगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हर उस व्यक्ति को, नॉट ओनली मी, मुझे नहीं, हर उस व्यक्ति को जो समाज सेवा के क्षेत्र में, जनहित के क्षेत्र में कार्य करने की क्षमता रखता है, सोच रखता है, हर उस व्यक्ति को भगवान को मौका देना चाहिए। हर उस व्यक्ति के हाथ में राजयोग की रेखा अगर नहीं भी है तो बनानी चाहिए, जिससे कि युवा पीढ़ी को, नए लोगों को, लिटरेट सेगमेंट को आने का अवसर मिले और धीरे धीरे जो पुराने जो आप देख रहे हैं जो वृद्ध हो चुके हैं या जो रिटायर्ड होना चाहिए और जो क्रिमिनल्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है पॉलिटिक्स में, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि उसकी छटनी हो जाएगी और जब जो आने वाला समय होगा वो निश्चित रूप से कार्य करने वाले लोगों का समय होगा, अपनी निधि को अच्छे कामों में करने वाला समय होगा। और आप कई लोगों की देखिए, कई सांसदों की, कई विधायकों की, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आप देखिए बाकायदा निधि पूरी तरह से उपयोग ही नहीं हो पाती, वो बाकायदा वापस चली जाती है। आप मतलब किसी भी छोटे छोटे कामों पे अगर आप ध्यान दें, बड़े कामों को छोड़ दीजिए, आप देखिए कितनी पानी की त्राही मची हुई है। हैंडपंप है लेकिन खराब है, कुआं है लेकिन सूखा पड़ा है, मतलब नल की पाइपलाइन पड़ी है लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो विषमताएं बहुत है, विषमताएं बहुत है। लेकिन मतलब ये मान लो कि आने वाले कल में एक अच्छे मैं विधायक से बात कर रहा हूँ या एक अच्छे सांसद से बात कर रहा हूँ, मेरी बंजारा बिट की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, ऐसा आपने बोला इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने शब्दों को दोबारा दोहरा रहा हूँ
कि अगर ईश्वर ने अपनी व्यवस्था के तहत मेरे लिए किसी प्रकार की ऐसी भूमिका अगर तय की होगी तो उसका राजयोग की लकीर आपको प्राप्त है, मैं जैसा मान लेता हूँ, तो मैं आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी कि आप देखिएगा, अगर ऐसा कुछ हुआ, ऐसी कोई भूमिका होगी और ईश्वर ने तय की होगी, तो उसका निर्वहन मैं किस सकारात्मक सोच के साथ करूंगा, ये आपके लिए एक उदाहरण बनेगा। तिवारी जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप जहाँ इतने व्यस्त रहते हैं, आपका परिवार भी है जी, उसके लिए आप समय निकाल पाते हैं या उनको आहत करते रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बात पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे परिवार का समर्थन मुझे 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 पूरा रहता है। मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, छोटा भाई है, मेरे फादर हैं, सब लोगों का बिल्कुल सामूहिक समर्थन रहता है कि व्यवसाय के अलावा समाज सेवा से जुड़े हुए काम हो या जो है जनहित से जुड़े हुए काम हो, निश्चित रूप से पूरा समर्थन रहता है। और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ऐसे परिवार में जन्म मिला जहाँ किसी प्रकार का कोई मेरा विरोध नहीं है करे साहब। ये भी देखा गया है कि जहाँ बहुत सारा जब काम किया जाता है, लोगों का ऐसा मानना है, तो ऐसा लगता है जैसे सारे काम के प्रति कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ पद की लोलुपता हो और आपको लगता है कि बहुत सारे पद मिलके आप ज़्यादा लोकप्रियता के शिखर पे पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसे लोग भी देखे जाते हैं। जी देखिए, मैं बताऊँ आपको, आपने भी एक काफ़ी पुरानी लाइन है, मुझे पता नहीं कौन से ग्रंथ से ली गई है, कि तू बस अपना काम किए जा, तेरा भंडार भरेंगे राम, दूसरों का टुकड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो ऐसी कहीं कोई पद की लोलुपता नहीं है। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि किसी प्रकार का कोई पद मेरे पास किसी का दिया हुआ नहीं है। ये जो मेरे पास, चाहे वो जीवन धारा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष का पद हो, चाहे भारतीय ब्राह्मण महासभा के संस्थापक अध्यक्ष का पद हो, ये मैंने स्वयं ही जो है लोगों को जोड़ के संस्थाएं बनाई हैं और स्वयं के द्वारा ही अपने लिए पद सृजित किए। मतलब आप हर संस्था के पहले सिपाही रहे? जी, पहले सिपाही रहे, उसके बाद फिर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और उसके बाद जब कई शासकीय गैर शासकीय संस्थाओं ने देखा कि मैं अपनी संस्था के माध्यम से ऐसे काम कर रहा हूँ, तो तमाम तरह की फिर सरकार, जैसे मैं आपको जान के प्रसन्नता होगी कि जिला उद्योग बंधु समिति का भी सदस्य हूँ, मंडलीय उद्योग बंधु समिति का भी सदस्य हूँ, और झांसी में श्रमिकों के लिए जो समिति बनाई गई है, जिला श्रम बंधु समिति, उसमें भी मुझे सदस्य मनोनीत किया गया। तो जब आप अच्छा काम करेंगे खरे साहब, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति की निगाह रहती है और अच्छे काम के परिणाम हमेशा अच्छे रहते हैं, सार्थक रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और अगर कोई व्यक्ति किसी भी संस्था का गठन किसी विशेष अपने कहना चाहिए कि अगर विशेष उद्देश्य से करता है, उसके पीछे कोई मंशा छिपी होती है कि हम इस संस्था का गठन कर लें, हमें ये हासिल हो जाएगा, हम सरकारी फंड ले लें। आज तक आपको जान के प्रसन्नता होगी कि मैंने दोनों संस्थाओं में आज तक कोई सरकारी फंड नहीं लिया और ना मेरी भविष्य में ऐसी कोई मंशा है, ना मुझे ऐसी कोई प्लानिंग है। आप जैसे जो मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, उन सबके साथ सहयोग मिलता है और निश्चित रूप से आज भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी मैं एक टारगेट फिक्स कर लूँ कि मुझे ऐसा करना है तो पूर्ण होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी छोटा काम हो। रुधि भाई, आपके और क्या ऐसी शौक हैं जो लोग जानते ही नहीं? देखिए, उसको आप शौक नहीं कह सकते, उसको मेरी रुचि कह सकते हैं। शौक और रुचि एक ही बात है? हाँ, नहीं, थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, रुचि मेरी जैसे किस क्षेत्र में है और शौक आपके जैसे आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। आपको जान के पसंद होगी लोगों की ये मानसिकता, एक माइंड सेट होता है कि अगर कोई व्यक्ति होटल इंडस्ट्री में है तो वो निश्चित रूप से, हम लोगों की लाइन में एक बोला जाता है कि WQ, वेल्थ, वाइन एंड वुमेन, इन 3 चीज़ों की कमी नहीं होती। लेकिन आपको जान के प्रसन्नता होगी कि मैंने अभी तक जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, ना कभी मैंने आज तक चाय पी है, ना पान खाया है, ना बीड़ी पी है, ना सिगरेट पी है, ना शराब पी है। बंजारा बीट चैनल है, एक सोशल प्लेटफॉर्म है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है। आप अपने तरीके से हमारे दर्शकों को थोड़ा संदेश देना चाहें तो हमें अच्छा लगेगा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके बंजारा बीट्स का, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस तरह के
तो मुद्दों को जो समाज से जुड़े हैं, समाज के उन पहलुओं से जुड़े हैं जहां तक बड़े जो राष्ट्रीय चैनल हैं, अंतर्राष्ट्रीय चैनल हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, जो उन मुद्दों को नहीं छूते, नहीं उठाते। देखिए, आपका जो प्रयास है वो कितना सार्थक होगा ये आने वाला समय बताएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरा संदेश, मेरा मैसेज केवल यही है, मैं अपने शब्दों को दोबारा दोहरा रहा हूं कि युवा पीढ़ी एट लीस्ट अपने कर्मों पर ध्यान दे, फल ईश्वर पर छोड़ दे, लेकिन व्यसनों से दूर रहे। और अपने समाज की बहन बेटियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपना जो स्टूडेंट्स लाइफ का समय है वो अपना करियर बिल्ड करने में लगाएं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का मात्र 4 साल उसका जो है ग्रेजुएशन जब कंप्लीट होता है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में 4 से 5 साल उसके जीवन के पूरा रेस्ट 60, 70 या जो भी उसकी एज है वो पूरी लाइफ तय करता है, वो 4 या 5 साल का समय। तो केवल 4 या 5 साल का समय अपने आप को दे दें, अपनी शिक्षा को दे दें और अपनी उन प्लानिंग्स को होमवर्क करके उसी तरह का अपना फ्रेंड सर्कल डेवलप करें जो अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं। तो ये थे प्रदीप तिवारी जी, जो बहुत सारी नसीहत नई पीढ़ी को दे रहे थे। टूरिज्म के बारे में हमने इनसे बहुत सारी बातें की। टूरिज्म बुंदेलखंड में बढ़े, लोग आए, रेवेन्यू बढ़े यहाँ का, इन सब पे इनका ध्यान आकर्षित कराते हुए इन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई। अब ये देखना है कि ये अपने विचारों में, अपने वादों में कब तक और कैसे खरे उतरते हैं। नमस्कार तिवारी जी, आपने हमसे बात की, धन्यवाद आपका। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।